हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अब क्लास 10th के मैथ्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है इसका पहला चैप्टर है रियल नंबर। हम इस चैप्टर में सभी टॉपिक्स को डिटेल में सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रियल नंबर कहते किसे हैं। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो सबसे पहले हमें रियल नंबर के बारे में जानना होगा कि रियल नंबर कहते किसे हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है, रियल नंबर जो भी नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आपने अभी तक जितने भी तरह के नंबर पढ़े हैं, चाहे वो नंबर इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ठीक है, ये सब रेशनल नंबर के अंदर में आते हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो इन नंबर का जो एक बड़ा सेट बन के तैयार होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। ठीक है, इन नंबर्स का जो कलेक्शन होगा, जो सेट बनेगा, वो ओवरऑल पूरा सेट क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और ये नंबर हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं 6th 7th 8th 9th और अभी 10th में। तो हम लोग इनमें पढ़ेंगे रियल नंबर कहते किसे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक है जो हमें देखने हैं। वो टॉपिक्स हैं हमारे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ भी देखेंगे। रेशनल और इरेशनल, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी होते हैं रियल नंबर के अंदर। तो हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो भी हम लोग करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक आएगा इसका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुल मिलाकर के ये 5-6 टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में हमें एक थ्योरम पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, लेमा क्या होता है? लेमा एक स्टेटमेंट होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम और दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास दो इंटीजर्स ए एंड बी है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, उनके बीच में एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है क्यू एंड आर। ठीक है, उन ए और बी का जो रिलेशन है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो देयर एग्जिस्ट एन यूनिक इंटीजर्स, उसमें एक यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर एग्जिस्ट करता है। और वो ए और बी में जो रिलेशन है वो किस तरह से, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज़ इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। मतलब कि ए और बी आपको दो नंबर्स देंगे, गिवन रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और उनको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से रिलेशन बनाएगा कि ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आसान भाषा में समझे हम लोग, तो हम लोग जैसे कि मान किसी नंबर ए को अगर बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सपोज़ ए को अगर हम लोग बी से डिवाइड करते हैं, तो मान लेते हैं कि ए को अगर बी से डिवाइड करें और वो क्यू टाइम्स में डिवाइड हो जाए, और इसके बाद इसको माइनस करने के बाद रिमाइंडर आर बचे, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी चीज़ को हम लिखते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है कि इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, इसको कोशेंट बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो बस वही चीज़ है यूक्लिड डिवीज़न लेमा में कि ए और बी को अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वहाँ पे क्यू और आर दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस तरह से होते हैं, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, ये जो रिमाइंडर है आर, ये रिमाइंडर कभी भी इस डिवाइज़र से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, या तो इससे छोटा होता है, नहीं तो ज़ीरो होता है।
तो यहीं पे वही चीज़ बताया गया है कि आर जो होगा वो या तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, बट इस वाले बी से हमेशा छोटा होगा आर की वैल्यू। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का फॉर्म है। इसी फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो आपने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम समझ लिया क्या है। इसके ऊपर चलिए क्वेश्चंस किस टाइप से बनाते हैं, किस टाइप से इसके क्वेश्चंस होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम लोग करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करके इनका एचसीएफ निकालना है। एक चीज़ और कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जो है हमारा, इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल जो है केवल और केवल एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया जाता है, एलसीएम फाइंड करने के लिए नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ चुके हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ क्या फाइंड करने के लिए किया जाता है, एलसीएम, एचसीएफ, बोथ या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ केवल और केवल एचसीएफ फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैं इस चीज़ को नोट कर देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको नोट में। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम is used to find only HCF। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ केवल और केवल HCF फाइंड करने के लिए किया जाता है। एलसीएम में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं यूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि हमारा था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें इनका HCF निकालना है। ठीक है, तो सिंपल वही है। आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर गिवन रहेंगे, HCF निकालना है, आपको 2 नंबर गिवन रहेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 4052 से 12576 में डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 4052 से डिवाइड करूँगा मैं सिंपली 12576 में। कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। आपको डिवाइड करना आता है, आप फटाफट कर सकते हैं। 12156, ठीक है, 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। रिमाइंडर हमारा 420 बचेगा। 420 से फिर क्या करना है, 420 से ये जो आगे वाला क्वेश्चन था पहला, सॉरी डिवाइज़र तो जो था पहला हमारा, उसमें डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उससे पहले वाले में डिवाइड करेंगे। तो 4052 में फिर से हम लोग डिवाइड कर देंगे जो रिमाइंडर बचेगा उससे। ठीक है, तो 9 टाइम्स में हमारा 3780 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, हमारा 272 आ जाएगा। अभी भी डिवीज़न पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये काम हमें तब तक करना है जब तक डिवीज़न फुल्ली कंप्लीट ना हो जाए। कहने का मतलब रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से इससे पहले वाला डिवाइज़र लिख देंगे 420, फिर से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में 272 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारा 148 रिमाइंडर आएगा। अभी भी ज़ीरो नहीं आया है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। 272 कितने टाइम्स में हो जाएगा, 1 टाइम्स में होगा 148। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 124 आ जाएगा यहाँ पे। अभी भी नहीं हुआ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे 148। ठीक है, 1 टाइम्स में 124 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा, 24 बचेगा। अभी भी नहीं हुआ है, तो आगे कंटिन्यू करेंगे 124। ठीक है, तो कितनी बार में हो जाएगा ये, 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 120। कितना बचेगा, 24। 24 से फिर आगे वाले डिवाइज़र में करेंगे 24, तो 1 टाइम्स में 24 और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया, अब इसी चीज़ को लिखना है। आपको मैंने बताया था ना कि डिविडेंड जो होता है वो
डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, जो कि हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में बोला गया था कि ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए। तो हम लोग जो डिविडेंड होता है उसे ए की तरह डिनोट करते हैं, जो डिवाइज़र होता है उसे हम लोग बी की तरह डिनोट करते हैं, जो कोशेंट होता है वो क्यू फॉर कोशेंट, ठीक है ना, तो वो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा और जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो लिखने का तरीका इज़ इक्वल टू ए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करेंगे कि अगर हम ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में अगर इन सब को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले किनको लिखना है, जो डिविडेंड है। तो उससे पहले मैं सारे डिविडेंड को नोट कर लेता हूँ जो यहाँ तक आए हैं हमारे, ठीक है। तो 12576 पहला डिविडेंड है, उसके बाद 4052, उसके बाद 420 है, उसके बाद 272 है, उसके बाद 148 है, उसके बाद 124 है, उसके बाद 24 है। अब ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से मैंने बता दिया कि बी क्यू होता है, बी क्या होता है और क्यू क्या होता है। बी हमारा डिवाइज़र होता है, क्यू हमारा कोशेंट होता है और आर हमारा रिमाइंडर होता है। तो जब ये हमारा डिविडेंड था तो उसमें ये हमारा डिवाइज़र, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर था, ठीक है। तो बी क्यू प्लस आर के रूल से क्या हो जाएगा, 4052 इंटू 3 प्लस आर, और आर हमारा कितना है 420, ठीक है। जब हमारा डिविडेंड 4052 था तो उस समय डिवाइज़र 420 था, कोशेंट 9 था और रिमाइंडर 272 था, ठीक है। तो फटाफट इस चीज़ को लिख देंगे हम, 420 इंटू 9 प्लस 272। 420 में क्या था, 272 इंटू 1 प्लस 148। 272 में क्या था, 148 इंटू 1 प्लस 124। 148 में क्या था, 124 इंटू 1 प्लस 24। 124 में क्या था, 24 इंटू 5 प्लस 124 में था प्लस 24, ठीक है। फिर 24 में क्या था, 24 इंटू 1 प्लस 0। जब आपका ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये डिवीज़न कंप्लीट किसने किया था, इस वाले 24 ने किया था डिवीज़न को कंप्लीट, ठीक है। ये वाला जो रिमाइंडर था, है ना, उसी ने इस डिवीज़न को कंप्लीट किया था। तो आपका जब ये 0 रिमाइंडर आ जाए तो ये आगे वाला जो होता है यही आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576 क्या हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो द HCF of 4052 and 12576 is 24, और यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बहुत ही आसान है, आपको सिंपली इस तरह से डिवाइड करके एचसीएफ निकाल लेना और फिर इसको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी के प्लस आर के फॉर्म में लिख करके आपको एचसीएफ फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो हमारा पहला एग्जांपल सॉल्व हो गया, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल में। तो हमारा अगला एग्जांपल है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integers। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कई बार आया भी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो सीखेंगे डिटेल में और समझ के करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है और कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पे ही बेस्ड है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से याद बनाएंगे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम याद हो तो हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे a हमारा डिविडेंड होता है, b हमारा डिवाइज़र होता है, q हमारा कोशेंट होता है और r हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ उसी टाइप की चीज़ें करने के लिए बोल रहा है, करना है हमें कि कोई भी इवन इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म में होता है और ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ।
जो इवन नंबर्स होते हैं, है ना, इवन नंबर्स वो होते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा यानी उसके फैक्टर में 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। जो भी इवन नंबर होगा उसके फैक्टर में हमेशा 2 आएगा ही आएगा। अगर 2 नहीं आएगा फैक्टर में तो फिर वो 2 से डिवाइड कैसे होगा। तो दुनिया के सारे इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2n के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 2 इंटू एन, एन कुछ भी हो, एन की वैल्यू कोई भी आप नंबर रखो, उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। जैसे एन की वैल्यू में और नंबर भी रख के दिखाऊँ, मान लेते हैं एन भाई हमारा 5 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और 10 हमारा इवन नंबर है ना। यानी कहने का मतलब जो इवन नंबर होता है वो 2n के फॉर्म में होता है, और जो हमारा ऑड नंबर होता है, उसका जो फॉर्म होता है वो 2n+1 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। 2n+1 के फॉर्म में होता है। n की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, पूरे सॉल्व करके ये ऑड नंबर आएगा। जैसे n की वैल्यू में 5 रख दो तो 5 2 10, और 10+1 11, तो 11 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो इवन नंबर का ये फॉर्म होता है 2n, और ऑड नंबर का फॉर्म होता है 2n+1। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में और आगे भी आने वाले जो क्वेश्चन है जहाँ पे इवन और ऑड की बात होगी, तो वहाँ पे आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इवन नंबर हमेशा 2 इंटू एन के फॉर्म में होता है, और ऑड नंबर हमेशा 2n+1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें शो करना है कि एवरी इवन इंटीजर जो होते हैं वो 2q के फॉर्म में होता है, और एवरी ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q+1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग a जो कि हमारा डिविडेंड है वो हम लोग मान लेते हैं कि कोई इंटीजर है, और b की वैल्यू हमें, क्योंकि हमें 2q शो करना है, 2q+1 शो करना है, तो हम लोग यहाँ पे a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q+1 में b की वैल्यू 2 ले लेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे लिखना, कैसे इस क्वेश्चन को, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2, एंड b इज इक्वल टू 2। b मैंने 2 कैसे माना, क्योंकि हमें जो शो करना है उसमें 2 गिवन है, ठीक है। तो वहाँ से इवन और ऑड में मैंने ये भी बताया था कि 2 जो होता है 2 इसका फैक्टर होता है, तो वहाँ से हमने पता चल गया कि b हमारा 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे यूजिंग a इज इक्वल टू BQ+R, है ना, a इज इक्वल टू BQ+R, और ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। और यहाँ पे q की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मैंने बताया था कि r जो होगा वो r क्या होगा, हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा और 0 होगा। तो r की वैल्यू यहाँ डिवाइज़र कितना है, 2 है ना, b हमने 2 मान रखा है, b हमारा डिवाइज़र होता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और 2 से हमेशा छोटी होगी, 2 के इक्वल कभी नहीं होगी। 2 का अगर इक्वल होगी तब तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से छोटी होगी रिमाइंडर। तो r क्या क्या यहाँ पे वैल्यू ले सकता है, अगर r की बात करें तो r हमारे यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। तो r की ये यहाँ पे दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, या तो 0 हो नहीं तो 1 हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो a हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, हमें क्या था, a इज इक्वल टू BQ+R, b की वैल्यू हमने 2 रख रखी है, यहाँ पे माना हमने b की वैल्यू 2, तो 2 इंटू क्यू प्लस, अगर r हमारा 0 है तो 2q+0 हो जाएगा, यानी कि 2q हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में a इज इक्वल टू 2q+R की वैल्यू हमारी 1 भी हो सकती है, तो ये 2q+1 हो जाएगा, तो 2q+1। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि इवन नंबर जो था वो 2 इंटू n होता है ना। यहाँ पे n हमारा कोई नंबर था, यानी कोई इंटीजर था, यहाँ पे q हमारा इंटीजर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, n इंटीजर बोलें या q इंटीजर बोलें, एक ही बात है, कोई नंबर ही तो है ना। तो ये हमारा 2n के फॉर्म में है, 2q या 2n जो भी बोल लो आप,
और ये हमारा 2n+1 या 2q+1 के फॉर्म में है। तो ये कौन सा पार्ट है, ये इवन वाला पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है, तो ये ऑड वाला पार्ट है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ पे तो वो क्या होगा, इवन होगा। यानी इसका फॉर्म क्या है, 2q है। और कोई भी q का जगह पे कोई भी आप इंटीजर रख दो तो ऑड वाला जो फॉर्म होगा वो 2q+1 का होगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे रखने के बाद 2q जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा और 2q+1 जो है वो ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब बस 2 स्टेटमेंट लिखनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यही दिखाना था, ये हमने दिखा दिया कि 2q इवन वाला पार्ट है और 2q+1 ऑड वाला पार्ट है। ठीक है, इफ़ a इज़ ऑफ द फॉर्म 2q है ना, अगर a हमारा 2q के फॉर्म में है देन a इज़ एन इवन इंटीजर है ना। अगर a हमारा 2q के फॉर्म में है तो वो क्या है, इवन इंटीजर है। ठीक है, वही बात मैंने लिखी है। और मैं 2q इवन इंटीजर कैसे है, जैसे 2n है उसी तरह से 2q भी है। ठीक है, एंड 2q+1 इज़ ऑड इंटीजर। और हमारे जो 2q+1 है वो ऑड इंटीजर है। और वो कैसे है मैंने बताया, जैसे 2n+1 है उसी तरह से 2q+1 हमारा ऑड इंटीजर है। बस, तो ये हमें शो करने के लिए बोला गया था, ये हमने शो कर दिया और ये इसका आंसर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, जो हमारा पॉजिटिव है और वो जो ऑड इंटीजर है वो 4q+1 4q+3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ q सब कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि 2n, जहाँ n क्या था, कोई नंबर जो बोला था मैंने, वो यहाँ पे इंटीजर बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, n नंबर की जगह पे इंटीजर। ठीक है, एक ही बात है, इंटीजर्स भी एक नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख के क्या पता चल रहा है कि 4q+1 है ना। अगर मैं इसको बोलूँ कि a इज़ इक्वल टू 4q+1 है तो यहाँ पे आपको b की जगह पे क्या दिख रहा है, आपको 4 दिख रहा है ना। तो 4q+1 तो b की जगह पे और ये रिमाइंडर की जगह पे 1 है और ये 3 है यहाँ पे। तो हमें शो करना है कि ऑड इंटीजर्स होते हैं। तो ऑड इंटीजर्स मैंने आपको पहले बताया 2n+1 या 2q+1। यहाँ पे बात करें तो 2q+1 के फॉर्म का होगा। ठीक है ना, इस फॉर्म में अगर आ गया तो हमारा ऑड इंटीजर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर ठीक है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे यूजिंग a इज़ इक्वल टू bq+r। ठीक है ना, a इज़ इक्वल टू bq+, वेयर यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू क्या ले लेंगे, 4q+1 है ना, तो b की वैल्यू 4 ले लेंगे। ठीक है ना, b की वैल्यू 4 ले लेंगे। तो जब b की वैल्यू 4 है यानी कि हमारा डिवाइज़र 4 है, तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं होता है। रिमाइंडर क्या होता है, या तो 0 होता है रिमाइंडर, नहीं तो डिवाइज़र से कम होता है। तो रिमाइंडर जो होगा यहाँ पे वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है और 4 से छोटा ही होगा हमेशा। तो रिमाइंडर जो होगा तो वो क्या क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 4 नहीं हो सकता, 4 अगर लेंगे तो वो 4 के इक्वल हो जाएगा, 4 से छोटा होता है। ठीक है ना, तो a क्या क्या बनेगा, a इज़ इक्वल टू जब हमारा b 4 हो और रिमाइंडर 0 हो तो a क्या बनेगा, इस फॉर्मूले से ये बनेगा 4 × q + 0।
ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 4q हो जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, जब रिमाइंडर 1 हो तो 4q प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 4q प्लस 1। जब रिमाइंडर हमारा 2 हो तो इज इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारे रिमाइंडर 3 हो तो ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने इस फॉर्म में लिख लिए। यहाँ पे जो q है वो क्या है, वेयर q इज़ इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर्स। यहाँ पे q क्या है, सम इंटीजर। क्वेश्चन में बोला गया था वेयर q इज़ इंटीजर, तो q हमारा यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमें इसे ऑड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है ना, तो ऑड के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा a सबसे पहले क्या आया था, हमारा a आया था 4q। ठीक है, 4q आया था, तो मैं 4q को कैसे लिखूँ, तो 4q को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2q, 2 इंटू 2q, 2 टू 4q हो जाएगा। ये 4q को मैं तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ये अगर ये 2 है, इसका फैक्टर क्या है, 2 है, 2 इंटू 2q मतलब 2 मल्टीप्लाई 2q है, तो 2 इसका एक फैक्टर है। और इस पूरे को मैं बोल दूँ n है ये, तो 2 इंटू n के फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, देखो ये 2 है और इस पूरे को बोल दूँ मैं n है, ये 2 है और ये पूरे को बोल दूँ n है, तो किस फॉर्म में आ गया 2n। और 2n का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो इवन का होता है, ऑड का नहीं होता है ना, ये चीज़ मैंने पहले बताई थी। उसी तरह से a इज़ इक्वल टू 4q प्लस 1। यहाँ पे देखो 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2q अब प्लस का 1 ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा देखो 2 और इस पूरे को मैं n बोल दूँ अब प्लस में 1, तो 2n प्लस 1 किसका फॉर्म होता है, ये ऑड का फॉर्म होता है ना। 2n प्लस 1 ऑड वाला फॉर्म होता है, ऑड नंबर वाले, और 2n इवन नंबर वाले फॉर्म होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ऑड वाला फॉर्म है। उसी तरह से a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 अगला जो था। ठीक है ना, तो इस 4q को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2q अब प्लस 2। यहाँ से इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 2q और यहाँ कितना बचेगा 1। तो अगर मैं इस पूरे को n बोलूँ तो 2 इंटू n, ये 2n हो जाएगा और 2n के फॉर्म में है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, इवन है, इवन नंबर है। ठीक है ना, उसी तरह से जो एक और अगला बच गया था a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है ना, तो 4q को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2q और प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 2q प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1 बचेगा और प्लस 1। तो ये हो गया 2 और इस पूरे को मैं n बोल दूँ। ठीक है, इस पूरे को मैं n बोल दूँ तो 2 इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 के फॉर्म में आ गया और ये 2n प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या ऑड हो गया। तो ऑड वाले जो टर्म्स थे हमारे वो कौन कौन से थे, देखो 4q प्लस 1 ऑड वाला था और 4q प्लस 3 ऑड वाला टर्म था, और वही तो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो यहाँ पे कि जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये दोनों ऑड आए भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। कैसे हुआ ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ अच्छे से। ठीक है, तो लास्ट आंसर लिखते हैं, देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर is of the form 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और पहले समझना है, ठीक है। क्वेश्चन इतने बड़े लग रहे हैं देखने में, बट क्वेश्चन बहुत आसान है और इसका आंसर छोटा है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। शी वांट टू स्टैक them in such a way that each stack has same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक मिठाई बेचने वाला है, उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है। सी वांट टू स्टैक दैम, वो उनको स्टैक करना चाहता है। स्टैक करने का मतलब है कि उसको जमा कर करके रखना चाहता है, ठीक है ना। स्टैक करना मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके स्टैक करना, जमा करना, ठीक है। तो वो सी वांटेड टू स्टैक दैम इन ए वे, वो इस तरह से जमा करना चाहता है दैट हैज़ द सेम नंबर, कि जितने भी वो नंबर बनाएगा, ठीक है, जितनी बर्फ़ियाँ वो एक के ऊपर एक रखेगा उतनी ही नंबर्स के उनके पास स्टैक भी बनेंगे, ठीक है ना। और उससे क्या हो, ट्रे का एरिया भी, ट्रे में जो जिस ट्रे में वो रखेगा वो स्टैक करके, उसमें एरिया भी कम लगे, लिस्ट एरिया, ठीक है, लिस्ट एरिया। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो वो कितने नंबर्स के कितने बर्फ़ियों के स्टैक बनाएगा, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि रखने को बर्फ़ी तो वो एक ही बर्फ़ी पे सारी बर्फ़ी एक एक करके ऊपर रखते चले जाए, है ना। बट यहाँ पे शर्त है कि जितने बर्फ़ी एक के ऊपर एक रखेगा उतने ही स्टैक भी बनने चाहिए, ठीक है ना। तो उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि कितने स्टैक बनेंगे, जितने बर्फ़ी ऊपर रहेगी उतने ही स्टैक भी बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जनरली HCF निकाल देते हैं, और HCF जो होता है वो उसका क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, इसमें HCF निकालेंगे। तो वी फाइंड HCF किसका 420 और 130 का। HCF ऑफ 420 एंड 130, then this number will give the maximum number of burfis in each stack, and the stack will be least। ठीक है ना, कि एक स्टैक में मैक्सिमम कितनी बर्फ़ी रख रहे हैं, और ताकि जिससे कि स्टैक भी हमारे कम बने। स्टैक कम बनेंगे तो क्या होगा कि एरिया कम लगेगा, है ना, ट्रे का। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो हम लोग 420 और 130 का HCF निकालेंगे। तो HCF हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से ही निकालेंगे। तो 420 और 130 में छोटा कौन है, 130 है। 130 से हम 420 को डिवाइड करेंगे, 130 से 420 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा हमारा 390। कितना बचेगा हमारा, 30 बचेगा। अभी भी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे वाले डिवाइज़र को फिर से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी करवाया था, तो वही काम करने हैं यहाँ पर। 120 हो जाएगा, 10 बचेगा, और फिर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ तो अगले डिवाइज़र को यहाँ लिख देंगे। तो 10 3 जा 30। अब हमारा डिवाइज़र जो हमारा डिवाइड है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग A=BQ + R के फॉर्म में लिखेंगे और इसका HCF निकालेंगे, जो कि हमारा कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका आपका वही है, A=BQ + R के फॉर्म में। तो A=BQ + R,
तो क्या क्या था हमारे पास, 420 था। पहले मैं सारे डिविडेंड को लिख देता हूँ, 420, 130 और 30, ठीक है ना। 420, उसके बाद 130, उसके बाद 30। तो 420 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 130 इंटू 3 प्लस 30, 30 इंटू 4 प्लस 10, और 30 को लिखूँगा 10 इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। तो 0 आ गया, तो हमारा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, आगे वाला ये 10 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10, ठीक है। HCF हमने निकाल लिया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक द स्टैक ऑफ 10 फॉर ईच काइंड ऑफ बर्फ़ी, मतलब हर एक तरह के बर्फ़ी का वो 10 बर्फ़ीज़ का स्टैक बनाएगा, ठीक है। देयरफॉर द शॉपकीपर कैन मेक the stack of 10 for both kind of बर्फ़ी, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चैप्टर और इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इन वीडियोस को एक बार दोबारा देखिए, ताकि और आपको फ़ायदा हो सके, आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे, इनके सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके लगाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।